क्वेश्चन फर्स्ट है, किसने प्रकाश की प्रकृति की किसने प्रकाश की प्रकृति या नेचर ऑफ लाइट के लिए वेविकल शब्द का प्रयोग किया? न्यूटन, आइंस्टीन, एडिंगटन या इनमें से कोई नहीं। तो पहले का हो जाएगा सी यानी एडिंगटन। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, निम्नलिखित में प्रकाश के किस गुण के कारण ग्रहण लगते हैं? लीनियर प्रोपगेशंस, रिफ्लेक्शंस, रिफ्रैक्शंस या फिर इंटरफेरेंस। तो इसमें हो जाएगा आपका दूसरे का ए यानी लीनियर प्रोपगेशन के कारण ग्रहण लगते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, कब बेली विड्स की घटना परिघटित होती है? पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय, आंशिक सूर्य ग्रहण के समय, पूर्ण चंद्र ग्रहण के समय या फिर आंशिक चंद्र ग्रहण के समय। तो बेली विड्स की घटना पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय होता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, कब प्रसा यानी कि अम्बरा की घटना परिघटित होती है? पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय या आंशिक सूर्य ग्रहण के समय या फिर पूर्ण चंद्र ग्रहण के समय। तो अम्बरा की घटना आपका पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय होती है। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, दो समतल पैरेलल प्लेन मिरर के बीच रखे वस्तु के कितने इमेज दिखते हैं? तो 12 से 15 दिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, ऑप्थेलोस्कोप में निम्नलिखित में से किस मिरर का उपयोग किया जाता है? प्लेन, कनकेव, कन्वेक्स, इनमें से कोई नहीं। तो प्लेन का यूज़ होता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, रूफ माउंटिंग मिरर किस दर्पण की भांति कार्य करता है? प्लेन की तरह, कनकेव की तरह या कन्वेक्स की तरह या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपका रूफ माउंटिंग मिरर वह कन्वेक्स की तरह कार्य करता है। किस घटना के कारण सूर्योदय के पहले एवं सूर्यास्त के कुछ समय बाद तक सूर्य दिखता है? रिफ्लेक्शन के कारण, रिफ्रैक्शन के कारण या फिर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण या स्कैटरिंग के कारण। तो सूर्यास्त और सूर्योदय के समय लेट्स बस रिफ्रैक्शंस के कारण दिखता है, यानी कि आपका 8वें का बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है, समुद्र का जल नीला किस कारण दिखाई देता है? रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शंस, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शंस या फिर स्कैटरिंग। तो समुद्र का जल नीला स्कैटरिंग के कारण दिखाई देता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, आयन मंडल का निर्माण किस घटना के कारण होता है? रिफ्लेक्शन के कारण, रिफ्रैक्शन के कारण, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण या फिर स्कैटरिंग के कारण। तो आयन मंडल का निर्माण स्कैटरिंग के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 11 है, फाइबर ऑप्टिक्स किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है? तो फाइबर ऑप्टिक्स रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शंस, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शंस या फिर स्कैटरिंग। तो फाइबर ऑप्टिक्स आपका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे वर्क करता है। क्वेश्चन नंबर 12 है, आयन मंडल से रेडियो तरंगों का परावर्तन किसके कारण होता है? रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शंस, इंटरनल रिफ्लेक्शंस या फिर स्कैटरिंग। तो आयन मंडल से रेडियो तरंगों का परावर्तन इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 13 है, वेवलेंथ के बढ़ने पे स्कैटरिंग की दर पर क्या प्रभाव पड़ता है? वेवलेंथ के बढ़ने पे स्कैटरिंग की दर पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो 4 गुना बढ़ जाता है, 4 गुना घट जाता है, 8 गुना बढ़ जाता है या फिर 8 गुना घट जाता है। तो वेवलेंथ के बढ़ने पे जो प्रकीर्णन यानी कि स्कैटरिंग की जो दर है, रेट ऑफ स्कैटरिंग है, वह 4 गुना क्या हो जाता है? घट जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, जल के तल पर मिट्टी तेल छिड़कने पर उसका सतह रंगीन क्यों दिखाई देता है? जैसे हम लोग जल के सरफेस पे, वाटर के सरफेस पे क्या करें, मिट्टी का तेल उस पर छिड़क दें तो उसका सरफेस रंगीन दिखने लगता है। वह किसके कारण होता है? वह किसके कारण होता है? परावर्तन के कारण, अपवर्तन के कारण, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण या फिर व्यतिकरण के कारण, यानी व्यतिकरण के कारण। तो ये होता है व्यतिकरण के कारण, यानी 14वें का हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 15 है, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? कन्वेक्स लेंस, कनकेव लेंस, 1 कन्वेक्स एंड 2 कनकेव,
1 कनकेव एंड 2 कन्वेक्स। तो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में कन्वेक्स लेंस का यूज़ किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नलिखित में किस गैस के द्वारा पृथ्वी पर सर्वाधिक हरित ग्रह प्रभाव यानी ग्रीन हाउस इफेक्ट पैदा किया जाता है? निम्नलिखित में से किस गैस के द्वारा हमारे अर्थ पे सर्वाधिक ग्रीन हाउस इफेक्ट पैदा किया जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड या फिर CH4 या फिर N2O या फिर H2O। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट सर्वाधिक H2O के कारण पैदा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 हम देखते हैं, निम्नलिखित में किस गैस में अवरक्त किरणों यानी इंफ्रारेड रेज को रोकने की क्षमता सर्वाधिक होती है? निम्नलिखित में किस गैस में इंफ्रारेड रेज को रोकने की सर्वाधिक क्षमता होती है? तो 5F6, CH4, H2O या फिर CO2। तो 17वें का हो जाएगा A यानी कि 5F6। क्वेश्चन नंबर 18 है, धरती पर वैश्विक तापमान के लिए कौन सी गैस सर्वाधिक जिम्मेदार है? तो धरती पर वैश्विक तापमान के लिए कौन सी गैस सर्वाधिक जिम्मेदार है? CO2, CH4, PFC या फिर CFC। तो इसमें है CO2 यानी 18वें का A। क्वेश्चन नंबर 19वां देखते हैं, किस रिपोर्ट में सबसे पहले सतत विकास यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट शब्द का प्रयोग किया गया? डॉप्सन रिपोर्ट्स, ब्रीवर संवहन रिपोर्ट्स, बर्न्स लैडर रिपोर्ट्स या फिर रीलैंड रिपोर्ट्स। तो इसमें बर्न्स लैडर रिपोर्ट्स में सबसे पहले सस्टेनेबल डेवलपमेंट शब्द का प्रयोग किया गया था। 19वें का C हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं, किस साइंटिस्ट ने सर्वप्रथम ओजोन परत के क्षरण की व्याख्या प्रस्तुत की? कुर्जन ने, रीलैंड ने, मोलिना ने, सभी ने। तो इसमें सभी ने। क्वेश्चन नंबर 21, IPCC का गठन किस वर्ष किया गया? तो 1988 में हुआ था। रेड बुक का संबंध किस संस्था के साथ है? तो IUCN के साथ है। 23वां, निम्नलिखित में असंगत जोड़े का चुनाव करें। ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। मरुस्थलीकरण रोकथाम दिवस 17 जून को मनाया जाता है। वेटलैंड दिवस 2 फरवरी को मनाया जाता है, लेकिन जैव विविधता दिवस 21 जून को नहीं मनाया जाता। 21 जून को योगा डे मनाते हैं, इसलिए सही हो जाएगा। 24वां, पृथ्वी सम्मेलन का संबंध किससे है? UNFCCC से, UNCBD से या फिर एजेंडा 21 से? इनमें से सभी। तो इनमें से सभी से है। क्वेश्चन नंबर 25वां देखते हैं, इनमें जैव विविधता यानी बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी से कौन सा संबंधित नहीं है? जैव विविधता समझौता 1994, जैव विविधता समझौता 1994, कार्टजेना प्रोटोकॉल 2000, नागोया प्रोटोकॉल 2010, किगाली प्रोटोकॉल 2016। तो किगाली प्रोटोकॉल 2016 संबंधित नहीं है, यानी कि आपका 25 का D हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, सतत विकास यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट के संबंध में क्या सत्य नहीं है? सर्वप्रथम इस पर चर्चा 1982 के वाशिंगटन सम्मेलन में किया गया था। वर्ष 2000 में सहस्त्राब्दी लक्ष्य यानी कि मिलियनम्स गोल्स में कुल 8 लक्ष्यों का निर्धारण किया गया था। वर्ष 2015 में 2030 तक के लिए सतत विकास के कुल लक्ष्यों का निर्धारण किया गया है। सतत विकास का अर्थ मनुष्य के द्वारा अपने विकास के केवल वर्तमान लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना है। तो जहाँ पे केवल लग गया वहाँ काम तमाम हो गया, यानी कि इसका 26 का D हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 है, निम्नलिखित में असंगत विकल्पों का चयन करें। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन परत के क्षरण से रिलेटेड है। क्योटो प्रोटोकॉल वैश्विक तापमान से रिलेटेड है। स्टॉकहोम समझौता अस्थायी जैविक प्रदूषक, बेसल समझौता मरुस्थलीकरण से संबंधित नहीं है, जो कि 27 का यही D हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन हरित गृह गैस नहीं है? तो यहाँ पे HFC भी है, CFC भी है, N2O भी है, तो इसमें आर्गन नहीं होगा, यानी कि 28वें का है। 29वें का देखते हैं, निम्नलिखित में कौन अप्रत्यक्ष हरित गृह
गैस है H2 HeCH4 या फिर H2O। तो इनडायरेक्ट देखा जाए तो H2 होगा, ठीक है, 29 का ए हो जाएगा। 30वें का हो जाएगा UNFCCC के COP27 की बैठक कहाँ आयोजित होगी? तो होगी शर्म अल शेख में, शर्म अल शेख में।